पहले कांग्रेस वाले अपनी वाहवाही करने वाले पत्रकारों को बड़ी बड़ी होटलों में ठहराते थे, महंगे महंगे दारू पिलवाते थे। आज मोदी योगी सरकार महाकुंभ में आम जनता के लिए वीआईपी टेंट सिटी बनवा रही है और 9 रुपए में मां की रसोई से पेट भर खाना भी उपलब्ध करवा रही है। इंदिरा गांधी ने नागा साधुओं पर गोलियां चलवाई थी। 1954 में नागा साधुओं के मौत पर कांग्रेस सरकार ने भिखारी मरे हैं जैसे दावे किए। आज देखिए, नागा साधुओं का महाकुंभ में भव्य स्वागत किया जा रहा है। पहले कुंभ में जाने के लिए कुव्यवस्था का मंजर दिखता था। मोदी सरकार महाकुंभ के लिए अलग ट्रेनें चलवा रही है। रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बना दिया गया है। कांग्रेस वाले शुरू से ही टुकड़े टुकड़े करके भारत के मैप को छोटा करते रहे। आज डबल इंजन सरकार ने भारत के मैप के आकार का एक पार्क ही बना दिया, जिसमें आप एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस अपने समय में विदेश से आए मेहमानों को दर्शन करने के लिए ताजमहल ले जाती थी। आज देखिए, गोरे लोग खुद प्रयागराज संगम में अमृत स्नान करने आ रहे हैं। एप्पल के सीईओ की पत्नी साध्वी बन रही है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था इतनी दमदार है। दुनिया में सनातन को प्रमोट किया जा रहा है। आप सोचिए, प्रयागराज जहां कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार का पुश्तैनी मकान है, वहां इतना विशाल महाकुंभ आयोजित हुआ है, लेकिन राहुल गांधी को वियतनाम से फुर्सत नहीं कि वो यहां आए। जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 1755 तो सावनूर जीतने में गुजर गए। अब आया 1757। अब बारी थी श्रीरंगपट्टनम की। स्वयं नाना, सदाशिवराव भाऊ और मुजफ्फर अपनी तोपों के साथ इस कर्नाटक युद्ध में स्वयं हाजिर थे। वैसे श्रीरंगपट्टनम से पहले इन्होंने छोटे मोटे युद्ध जीत लिए थे और वहां से श्रीरंगपट्टनम गए थे। श्रीरंगपट्टनम से नगदी और नया प्रदेश इन लोगों ने स्वराज्य में जोड़ दिया और 16 मई को नाना वहां से निकले और 27 दिन में पुणे लौटे। जब पुणे लौटे तो उनके साथ 60,000 की फौज थी। मुरार राव घोरपड़े अपने 6,000 फौजों के साथ इस मुख्य फौज में शामिल था। 8 मार्च के नाना के पत्र के अनुसार नाना श्रीरंगपट्टनम पहुंचा। मैसूर के राजा का प्रधान था नंदराज। वो दौड़ते नाना के सामने हाजिर हुआ। नाना ने उसे देख के राशि बहुत बढ़ाई। लगभग 38 लाख रुपए की जीएसटी और उसके ऊपर जो दंड था, ये मिला के 38 लाख रुपए की राशि नंदराज से मांग ली। जाहिर है नंदराज को ये मंजूर नहीं था। नंदराज आया था, वही दंदनाते निकल गया। अब वो क्रोधित होकर निकला, फिर क्या था? मराठाओं ने अपने 30 तोपों को बत्ती जला दी, शहर को घेर लिया। स्वतः सदाशिवराव भाऊ घेरे का नेतृत्व कर रहा था। इस मराठाओं के तोपों के हमले से मैसूर का एक प्रसिद्ध मंदिर के शिखर को क्षति पहुंची थी। अब गोला लगने से वो शिखर और मंदिर का प्रांगण, ये दोनों उद्ध्वस्त हुए। मराठाओं को की भी एक एक्सीडेंट मराठाओं के साथ भी हुआ। मराठाओं की आग उगलती एक तोप वहीं फट गई और फटने से 150 मराठे वहां मारे गए। अब मैसूर और नाना दोनों को ये मामला दैवी प्रकोप लगा। जाहिर है दैवी प्रकोप दोनों को लगा तो दोनों पक्ष टेबल पे आ गए। अब नाना ने आंकड़ा थोड़ा कम किया, 2 लाख रुपए, तो 36 लाख रुपए मांग लिए। वैसे मैसूर में एक साहूकार थे, महादेव शेठ विरकर। महादेव शेठ विरकर ये मूल सातारा के ही थे, तो उनकी मध्यस्थता स्वीकार कर ली गई और उनकी मध्यस्थता के कारण आंकड़ा 36 लाख से 32 लाख हो गया। नाना मान गए। उसमें 5 लाख की नगदी थी और 27 लाख का प्रदेश था। ये दोनों नंदराज ने दे दिया। 8 मई के पत्र में नाना ने
खुद इसे विस्तार से लिखा है कि भाई मैसूर में हमको 14 जनपद नंदराज ने जोड़ दिए। जब जोड़ दिए तो उनका मुख्य अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सबकी नियुक्ति नाना ने तुरंत कर दी और उन सुरक्षा अधिकारियों की मदद के लिए 6000 की फौज भी वहीं रखी। वहां से फिर मुख्य फौज जो थी ये चीनापट्टनम, होसपेट, बंगलुरु, कोलार, इन परगणों पर बलवंतराव मेहेंदड़े को मुतालिक बना के नाना ने उसे वहीं ठहराया। अब मैंने जितने भी अभी ये 4-5 नाम ऊपर के लिए ना जनपद के, ये मूलतः मित्रों शिवराय के पिता शाहजी राजे उनके ही आधिपत्य में थे। वहीं से फिर 16 मई को मुख्य मराठी फौज जो थी वो निकली और 14 जून को पुणे पहुंची। अब ये सब यहाँ हो रहा था बंगलुरु के पास। वहाँ हैदराबाद में निजाम सलाबत को एक दिक्कत आई, उसका माथा ठनका, क्योंकि नाना ने जीते क्षेत्र में एक क्षेत्र था शीरे नामक एक छोटा इलाका था। अब ये कागज पे निजाम के विजापुर जनपद का भाग था, तो इसलिए सलाबत का माथा ठनका। नाना ने जाहिर है शीरे पे आधिपत्य जमा लिया था। वस्तुतः 1750 से जब नासिर जंग कर्नाटक में लड़ने आया था उस वक्त से शीरे का पूरा क्षेत्र मित्रों जैसे अनाथ था। ना निजाम, बूसी, शाहनवाज, सैयद लश्कर, निजाम अली और वहाँ का नियुक्त सूबेदार सलावत का छोटा भाई वसालत, ये कभी भी शीरे में गए ही नहीं थे। कागज पे तो बीजापुर जनपद में आता था, लेकिन ये लोग कभी गए नहीं थे। लेकिन कागज पे तो था, तो अपना ये बुक्कड़ नपुंसक सलाबत, इसका मिथ्या अभिमान जागरूक हो गया। उसने तुरंत हैदराबाद से दिलावर खान को शीरे की ओर भेज दिया। वही हुआ जो गत 9-10 साल से होता आ रहा था। दिलावर शीरा युद्ध में मराठाओं ने मार गिराने के बाद फिर ये हमारा सलाबत घुटने पे आ गया। और एक नया जुमला, नाना को 15 लाख रुपए का क्षेत्र जोड़ दिया। इस हैदराबाद के केजरुद्दीन ने उसी 15 लाख में 3 लाख रुपए का जो शीरे का क्षेत्र था ना, वो उसमें जोड़ दिया। बताइए, नाना ने ऑलरेडी जीत लिया था शीरे का क्षेत्र, ये 15 लाख में सलाबत ने वो भी क्षेत्र जोड़ लिया। ये उच्च दर्जे का, ये संजय राउत कहते हैं ना, वैसा नॉटी सलाबत निकला है। युद्ध करो, हारो, हारने के बाद में दे दो जमीन, कहाँ अपने बाप की है। हा? जुलाई 1756 तक ये दोनों नॉटी सलाबत और नाना ये फिर साथ गले मिल रहे थे। बताओ, मात्र 10 महीने में वर्चस्व दिखाने के चक्कर में सलाबत ने दिलावर को मरवा दिया। ये क्या है, ये कौन सा मिथ्याभिमान है मुझे पता नहीं, और ये कौन सी मैत्री है ये भी आज तक मैं जान नहीं पाया हूँ। ये कौन सा राजकारण है। मित्रों, कर्नाटक में 5 नवाब थे जो निजाम के अंकित थे। अब ये शीरे गांव का जो प्रदेश था ये छोटा था और उसके अधिकार क्षेत्र पर कड़ाप्पा के नवाब का बेकायदा कब्जा था। याद है ना, जर जोरू जमीन, भाई यही लूटना है, बाकी जिंदगी में रखा क्या है। हाँ, जमी जोरू के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
अब मुझे क्रोध नहीं आता, हंसी आती है, क्योंकि जर जोरो जमी के अलावा कुछ जिंदगी में होता ही नहीं है। बस ये लूटो, तबलीग करो, हुड़दंग मचाओ, मारामारी करो, काटो पीटो, आखिरत में मजे मार के ऊपर चले जाओ, है ना। जंगल राज पूरा। दिलावर के मरने के बाद नाना ने संधि के अनुसार दिलावर का एक जमाई था फैजुल्ला, उस फैजुल्ला को शीरा का नवाब बनवाया। नाना शीरे शहर और आसपास का उपजाऊ प्रदेश नाना ने अपने पास रखा। हवेली और किला ये दोनों फैजुल्ला को सौंप दिए। बेलगावी का किला भी साउनूर के नवाब ने नाना के नाम लिख दिया था, लेकिन वहां का मोमिन किलेदार यूसुफ बेग ऐन मौके पे अड़ गया और किला देने से मना कर दिया। गोपाल राव फौज के साथ जब बेलगावी गए तो यूसुफ बेग सीधा हो गया। मात्र एक गांव इनाम में पाके उसने बेलगावी का किला मराठाओं को सौंप दिया। वहां से गोपाल राव पटवर्धन बिदनूर भेजे गए। 1755 से गोपाल राव सभी कर्नाटक के अभियान में नाना के साथ कर्नाटका में दिखते हैं। महाराष्ट्र की एक परंपरा थी कि हर सैनिक वर्षा ऋतु में हर साल घर लौटकर फिर खेती के कामों में जुट जाया करता था। प्रधान नाना ने बुंदेलखंड में पहली बार इस परंपरा को तोड़ा जब उसने बुंदेलखंड की मुहिम शुरू की थी। 3 महीने बुंदेलखंड में ही वर्षा ऋतु के उसने गुजारे हैं, मैंने आपको बता दिया था। आगे फिर मेहंदड़े हो, पटवर्धन हो, होलकर हो, इन सब ने पर्जन्य ऋतु में अपने अभियान चालू रखे थे। कालाय तस्मै नमः। नाना ने 7 मार्च को स्पष्ट लिखा है गोपाल राव को, गोपाल राव, शीरे, कड़ाप्पा और वेंकटेश, इन पे हमला करना है। 7 मार्च का पत्र है मित्रों, ये ध्यान में रखो। गोपाल राव, आपने शीरे, कड़ाप्पा और वेंकटेश पर भी हमला करना है। आज तक आपने बड़ी मेहनत की है, बस 1 साल और जोर लगाना आवश्यक है। चिरंजीव यानी नाना पुत्र, चिरंजीव ने 2, दादा 2, रघुनाथराव 2, दत्ताजी 3, रघुजी 2 और दिल्ली में अंताजी ने 2 बार पर्जन्य ऋतु में युद्ध छावनी लगाई है। उसके आगे का वाक्य महत्वपूर्ण है, जिन सैनिकों का परिवार छोटा है उसे घर भेज दे और अन्य को अपने साथ कायम रखे। वैयक्तिक लौकिक तो होगा ही, स्वामी की सेवा मुख्य लक्ष्य है। अब मित्रों, ये परंपरा तोड़ने के लिए नाना ने ये सब पत्र प्रपंच किया, ऐसे दिखता है। आगे पानीपत में भी हम देखेंगे। यही हम वर्षा ऋतु में मराठा को लड़ते पानीपत में भी देखेंगे। उत्तर में अपनी अचाट ताकत और पराक्रम मराठे तो दिखा ही रहे थे। पंजाब के लोग अपनी नाराजी भूलकर अब्दाली से लड़ने के लिए मराठाओं के साथ आए थे। अभी जैसे दक्षिण अभियान को नाना ने विस्तार दिया था, उसी तरह से उत्तर के अभियान को विस्तार से बताना मेरा कर्तव्य मैं समझता हूँ। अगले आने वाले एपिसोड में मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि अटक के किले के ऊपर जो मराठाओं ने झंडा फहराया है, ये भारत के लिए आज भी अभिमानास्पद एक विषय है। बताऊंगा आगे। वंदे मातरम।